हेलो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रणव कटारा। तो दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। लेक्चर 06 को बड़े अच्छे से करके आए होंगे। आज फिजिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी में लेक्चर 07 देखने वाले हैं। आगे बढ़ने पहले से आगे बढ़ने पहले से सुनिए, आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ी सी बात कर लें। एक लेक्चर देखा था। कब देखा था? एक दिन पहले, लेक्चर 06। उसमें एक टॉपिक था। हम देख रहे थे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी। रो रेजिस्टिविटी पे देख रहे थे, रेजिस्टेंस पे देख रहे थे। अब मैंने कहा क्या कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे इफेक्ट देख रहे थे। रेजिस्टिविटी पे देख लिया था, रेजिस्टेंस हम देख रहे थे कंडक्टर में, फिर सेमीकंडक्टर अलॉय का रह गया था। मैंने कहा अलॉय से एक नई बात आएगी जिससे हम एक ऐसा फॉर्मूला ड्राइव कर लेंगे जो कि जनरल फॉर्मूला होगा, उससे किसी की भी रेजिस्टेंस मालूम कर सकते हैं कि आप कितना टेम्परेचर दें और उसके बाद कितना रेजिस्टेंस होगा। मैंने कहा आते हैं सुनो। अलॉय के लिए देख रहे हैं, अलॉय। देखिए, एक फॉर्मूला आता है जिससे हमें मालूम पड़ता है कि रेजिस्टेंस कितना बढ़ा है। पहले कितना था, अब कितना हो गया। मान लो पहले लेट करा इनिशियल इनिशियल रेजिस्टेंस। 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट मेरे को समय दीजिएगा। ये रहा इनिशियल रेजिस्टेंस। लेट इनिशियल रेजिस्टेंस कितना था? R1। यह है कोई वायर है, इसका रेजिस्टेंस मान लो पहला R1 था। फिर मैंने क्या करा, इसमें टेम्परेचर दे दिया इसको। पहले ये T1 टेम्परेचर था इसका, फिर टेम्परेचर दे दिया T2। अब इसका रेजिस्टेंस हो गया R2 फाइनल। एक फॉर्मूला आता है R2 इक्वल्स टू R1 प्लस R1 अल्फा T2 माइनस, बड़ा बना लीजिए, बड़ा इसको बड़ा, T2 माइनस T1। अब जाहिर सी बात है, मान लो मेरी बॉडी का कुछ टेम्परेचर है, मान लो T1 टेम्परेचर है। मैं क्या करूं, धूप में जाके खड़ा हो जाऊं तो मुझे गर्मी लगेगी, मैं टेम्परेचर एब्जॉर्ब करूंगा, मेरे अंदर टेम्परेचर बढ़ेगा। मान लो मेरे अंदर टेम्परेचर T1 था पहले, T1 30 डिग्री, अब बढ़ेगा तो 30 डिग्री से कम थोड़ी ना हो जाएगा, बढ़ेगा ना उसमें। 30 डिग्री में कुछ इंक्रीज होगा, मान लो 40 डिग्री हो गया। मैंने कहा अच्छा, इसका मतलब जो मेरा फाइनल टेम्परेचर होगा बढ़ने के बाद वह ज़्यादा होगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल पॉजिटिव आएगा, ज़्यादा माइनस कम। अब ये जो फॉर्मूला है वो आता कैसे है, तो सुनिए। वैसे इसका जो डेरिवेशन है 12th क्लास के लेवल पर नहीं आता है, क्योंकि इसका डेरिवेशन हटा दिया गया है। बट हम आपको तो भी बताएंगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट होता है सब कुछ IIT JEE के लिए। सुनिए, मैंने कहा 11th का कुछ टॉपिक याद दिलाता हूँ। लीनियर एक्सपेंशन वाला टॉपिक पढ़ा होगा आपने। ये तो कंडक्टर था, ये फॉर्मूला भी ड्राइव करेंगे। इसको ड्राइव करने से पहले सुनिए, मान लो मेरे पास ये कोई वायर है मेरे पास। इसकी ओरिजिनल जो लेंथ है वह है L, ओरिजिनल लेंथ L है। इसका टेम्परेचर T1 है, ठीक है। मैंने क्या करा, इस वाले को भूल जाओ, अभी इसको देखो, उसमें रेजिस्टेंस की बात है, इसमें लेंथ वाले से देखने लीनियर एक्सपेंशन, जो लेंथ में जो एक्सपेंशन होता है। अब मैंने कहा, मैंने इसका टेम्परेचर को इसमें कुछ DT टेम्परेचर इसको दिया, कुछ इसमें दिया मैंने DT टेम्परेचर। अब क्या होगा, टेम्परेचर दूंगा तो इसका जो लेंथ है थोड़ा सा बढ़ जाएगा एक्सपेंशन के कारण। ये पहले इतना था तो मान लो थोड़ा सा बढ़ गया, ये इतना हो गया। ये कितना बड़ा, मान लो DL बढ़ गया। अब ये जो लेंथ बढ़ी है, ये जो लेंथ बढ़ी है ना, ये लेंथ आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ओरिजिनल लेंथ के। समझाऊंगा कैसे होती है, सुनिए। और जो ये लेंथ बढ़ी है वो टेम्परेचर के DT की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है।
इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, डी एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल डी टी, और ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते तो एक कांस्टेंट आता है अल्फा, कंफ्यूज ना होइएगा, अल्फा, ये प्रोपोर्शनलिटी का है, ये अल्फा है, अल्फा एल डी टी। ये प्रोपोर्शनलिटी हटाया, अल्फा एल डी टी आ गया। ठीक है, अब सुनिए, इसको यहां लिख देता हूं, डी एल इक्वल्स टू अल्फा इंटू एल इंटू डी टी, ऐसे लिख लीजिए। अब देखो डी एल जो जो लेंथ में इंक्रीजमेंट आया वो ओरिजिनल लेंथ के कैसे होती है डायरेक्टली, क्यों, मान लो इतना बड़ा वायर है, उसे हीट करूंगा तो उतनी ज्यादा लेंथ बढ़ेगी, इतना छोटा है तो छोटी सी लेंथ बढ़ेगी, जितना बड़ा वायर होगा उतना ही ज्यादा चेंज आएगा टेम्परेचर बढ़ाने पे, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ओरिजिनल लेंथ। और जितना ज्यादा टेम्परेचर दूंगा उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, तो डीएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर जितना बढ़ाया डीटी, डीटी यानी चेंज इन टेम्परेचर। मैंने कहा अच्छा चल रहा है, ये आपको थोड़ा सा 11th का रिवाइज करा दिया। इसके बेसिस पे देखते हैं ये रेजिस्टेंस था R1, टेम्परेचर था T1, मैंने इसमें कुछ टेम्परेचर दिया DT और इसका टेम्परेचर DT T2 कितना हो गया, T1 में टेम्परेचर बढ़ा दिया DT, तो T1 प्लस DT हो गया। ठीक है, अब इसका रेजिस्टेंस चेंज हुआ, हमने देखा कैसे, तो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, काहे होता है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टाउ घटता है, टाउ घटता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, हमने ऐसा कंडक्टर में देखा था, यानी रेजिस्टेंस पे इफेक्ट तो है। तो मैंने कहा देखिए इस फॉर्मूले को हमें प्रूव करना है, टू प्रूव। अब देखो इनिशियल रेजिस्टेंस था R1, लेट करा इनिशियल टेम्परेचर T1, फिर फाइनल रेजिस्टेंस कितना होगा, फाइनल R रेजिस्टेंस होगा आपका R2 और फाइनल टेम्परेचर होगा T2। ठीक है लाला, प्रूफ करते हैं। अब मैंने कहा देखो जो चेंज इन रेजिस्टेंस या फिर चेंज इन जो लेंथ है वो डायरेक्टली ओरिजिनल लेंथ की, ऐसे इस केस में जो चेंज इन रेजिस्टेंस होगा DR, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ओरिजिनल रेजिस्टेंस के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा पहले रेजिस्टेंस होगा टेम्परेचर बढ़ाने पे उतना ज़्यादा चेंज आएगा, जितना कम रेजिस्टेंस होगा टेम्परेचर बढ़ाने पे उतना ही कम चेंज आएगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। अब सुनो ध्यान से मेरी बात लाला, DR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल रेजिस्टेंस, DR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएगा लाला टाउ उतना ही घटेगा लाला, ऐसी रेजिस्टेंस उतना बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर डायरेक्ट इफेक्ट है। ठीक है, DR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, DT, जो टेम्परेचर मैंने बढ़ाया। मैंने कहा दोनों को कंबाइन कर डाला तो लाला क्या आ जाएगा, DR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RDT, RDT। फिर मैंने कहा प्रोपोर्शनलिटी हटाओ, यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा अल्फा, ये प्रोपोर्शनलिटी है, अल्फा आएगा, अल्फा क्या है, अल्फा इंटू RDT। मैंने कहा अच्छे से चल रहा है, फॉर्मूला आ गया। अब मैंने कहा मुझे जाना है इधर, तो मैंने कहा इसका क्या करूं, मैंने इंटीग्रेशन करो डाला, इंटीग्रेशन। अब अल्फा क्या चीज होती है यहाँ पर वो सुन लीजिए, अल्फा होता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, किसका कोएफिशिएंट लाला, किसका किसका किसका, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो रेजिस्टेंस या इसका एक और नाम होता है थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल वर्ड इसलिए क्योंकि टेम्परेचर का इफेक्ट आ रहा है। सुनिए इसको प्रूफ करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं इससे। मैंने कहा DR पहले रेजिस्टेंस कितना था ज्ञानी बाबा, R1, फिर कितना R2, तो R1 से R2, अल्फा कांस्टेंट है। अब यहाँ देखो एक गलती सब लोग करते हैं, ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितना था R1, तो R1 लिखिए, ओरिजिनल पहले R1 ही तो था, R1 लिख लिया, तो यहाँ भी R1 आ गया। अब मैंने कहा जो R1 होगी उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी तो वो कांस्टेंट होगा, आपने कहा बिल्कुल ठीक है। अब देखिए
इसको यहाँ ले लेते हैं। डी आर का इंटीग्रेशन होता है आर, लिमिट लगाएंगे आर वन से R2 बराबर, चलना देखो अल्फा कांस्टेंट, R1 की वैल्यू भी कांस्टेंट, डी टी का होगा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन डी टी कहाँ से कहाँ, T1 से T2। देखो इसमें लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर, R2 माइनस R1 आ जाएगा, R2 माइनस R1 बराबर क्या होगा यहाँ, बराबर देखिए जल्दी 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 जल्दी, अल्फा R1 डी टी का इंटीग्रेशन टी, जैसे डी आर का आर, डी टी का टी। मान लो कुछ हो रहा है डी एक्स, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स। ठीक है, कैसे होता है वो भी समझ लीजिए, डी एक्स का इंटीग्रेशन कैसे होता है। एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है डी एक्स, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स, उल्टा होता है, समझ गए ना। ला 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 ला, समझ में आया ना, आना आया ना आया। अब देखो अगर मैं इसकी पीछे की बात करूंगी होता कैसे है, तो वो भी समझ लीजिए आगे आपको। जिनको आता है वो स्किप कर दीजिए, नहीं आता नहीं आता सीख लीजिए। इंटीग्रेशन करना है इसका, तो मान लेते हैं एक्स की पावर 0 होगी और डी एक्स की पावर 0, तो एक्स पावर एन का एक फॉर्मूला होता है इसमें, एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन इंटीग्रेशन, तो एक्स की पावर 0 डी एक्स। अब मैंने कहा फॉर्मूला लगाओ कैसे, एक्स की पावर 0 प्लस वन अपॉन 0 प्लस वन, ये आ गया। मान लो लिमिट्स थी x1 से x2, लिमिट हटाओ यार, लिमिट हटाओ ही मत लगाओ लिमिट। और एक कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है जब लिमिट नहीं लगाते, सुनिए इसको तो हटाओ, कोई मतलब का नहीं। तो x पावर 0 प्लस वन कितना हो गया, x पावर 1 अपॉन 1 प्लस सी, तो फाइनली क्या आ गया x प्लस सी, सी को हटा दो कांस्टेंट है वो, तो समझ गए, ऐसे इंटीग्रेशन होता है। आगे चलते हैं। मैंने खेल ऐसा खेला, अब देखो इसमें क्या लगा देंगे लिमिट्स, क्या आएगा R2 माइनस R1 अल्फा R1, अपर माइनस लोअर, टी की जगह रखेंगे T2 माइनस T1, देखो R2 इधर रहने दीजिए, R1 माइनस का है प्लस में कर दीजिए, R2 ऐसे ही, R1 नेगेटिव है, आ जाके पॉजिटिव, R1 पॉजिटिव हो गया, प्लस अल्फा R1 T2 माइनस T1। अब देखो R1 प्लस R1 अल्फा R1 या R1 अल्फा कुछ भी लिख लो, बात तो एक ही है, R1 अल्फा आगे पीछे लिख लो मल्टीप्लाई, T2 माइनस T1। प्रूफ हो गया ना फ्रेंड्स। वैसे 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 बड़ा आसान था, इंटीग्रेशन करना था सिर्फ आपको, किसका, डी आर बराबर अल्फा इंटू R1 dt। समझ में आया होगा, आई होप ये इतना टॉपिक समझ में आया। अब सुनिए एलॉय की बात करते हैं, फॉर्मूला तो हमारे पास आ गया ये वाला, बाकी सब रफ करता हूँ, नोट करना चाहे तो कर लीजिए, रफ करता हूँ इसको। आगे बढ़ते हैं, आज कॉम्बिनेशन भी सीखेंगे और फिर उसके आगे देखते हैं। कलर कोडिंग है नहीं हमारे सिलेबस में, तो देखते हैं क्या होगा कलर कोडिंग का। आई होप ये आपको अच्छे से समझा पाया हूँ इतना कॉन्सेप्ट। अगर अच्छे से आपको समझ में आ गया, लाइक ठोक दीजिए, लाइक ठोक दो फ्रेंड्स। अल्फा का नाम तो याद है ना, कौन सा, किसका कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है तो किसका कोफिशिएंट होगा, रेजिस्टेंस का। और रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ रहा है, यानी टेम्परेचर का रिलेशन है इसमें, तो थर्मल कह दिया। अब सुनो, अलॉयस के लिए जो अल्फा होता है हमारा अल्फा, इसके लिए जो रेजिस्टेंस पे इफेक्ट है वो इस फॉर्मूले से बताया गया। और जो रेजिस्टेंस अल्फा होता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर अलॉय, दैट इज नियरली इक्वल्स टू 0 या अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0। 0 से थोड़ा सा बड़ा होता है, पर हम थोड़े से बड़े को 0 ही मान लेते हैं, क्वेश्चन मान लेते हैं। सुनिए, आपने क्या करा, आपने वजन नापा, अपनी मशीन पे आप खड़े हो गए, वजन नाप रहे हो, मान लो आप 80 किलो की,
ठीक है, आपने कहा बिल्कुल ठीक। मैंने कहा एक बाल तोड़ दो, मशीन से हट जाओ, पहले 80 किलो रीडिंग आ गई, बाल तोड़ के फेंक दो, फिर दोबारा चढ़ो, कितना वजन आएगा? आपने कहा पागल है क्या पागल, अरे लाला इतना नहीं पता कितना वजन आएगा, 80 ही किलो आएगा। मैंने कहा क्यों? आपने कहा वो इंस्ट्रूमेंट है ना, आपने जो बाल तोड़ा है उसका मास है वो लगभग जीरो है, बहुत ही छोटा है, नेग्लिजिबल है, तो वो इंस्ट्रूमेंट नाप नहीं सकता उसको। तो हमने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा कि 80 आ रहा है तो हमने जीरो मान लिया बाल के मास को। समझ में आया? ऐसे अल्फा है ना, वो जीरो है, बस उसकी वैल्यू है थोड़ी सी बड़ी है। अब मेरी बॉडी में से जो मास कम हुआ होगा वो बाल के बराबर होगा, यही मैंने बाल निकाल दिया है, तो उसका मास इतना छोटा है, कंसीडर नहीं करते। सुनिए, अब देखो अलॉय अलॉय अलॉय, R1 था इनिशियल, R2 था फाइनल। अब इसी फॉर्मूले में पता है क्या होता है, हम थोड़ा सा चेंजमेंट कर देते हैं, चेंजमेंट, वो चेंजमेंट देखेंगे अभी, सुनिए दोस्तों। R1 रेजिस्टेंस है इनिशियल, R2 रेजिस्टेंस है फाइनल, T2 टेम्परेचर है फाइनल, T1 है इनिशियल। मान लो क्या मान लो फ्रेंड्स, ये कोई वायर है, किसका है? एलॉय का, एलॉय का। मैंने क्या करा, पहले इसका जो टेम्परेचर था वो था 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने क्या करा लाला, सुनो ध्यान से लाला सुनो, मैंने इसमें टेम्परेचर बढ़ा के इसका कर दिया T1 से T2 कितना कर दिया मैंने, मान लो 40 डिग्री सेल्सियस कर दिया। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस था पहले कुछ, R1 था मान लो पहले 2 ओम, मान लो R2 हो गया इसका कितना पता नहीं, यही तो निकालना है। टेम्परेचर दे रखा है अल्फा, अल्फा हमें पता है जीरो। मैंने कहा रखो R2 निकालते हैं, 2 प्लस R1 कितना है, 2, 2 हरी 2, अल्फा कितना है 0, T2 कितना है 40 माइनस T1 कितना है 10। आपने कहा R2 बराबर 2 प्लस 2 इंटू 0 30। मैंने कहा जीरो किसी में ही मल्टीप्लाई, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0। R2 बराबर कितना आया 2 ओम, R1 कितना था 2 ओम। आपने कहा क्या, ये रेजिस्टेंस तो सेम है अलॉय के लिए, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस में कोई इफेक्ट नहीं आया। प्रैक्टिकल लाइफ में हम देखेंगे आंखों से, तुम्हें इफेक्ट नहीं दिखेगा, पर थोड़ा सा चेंज आएगा, जो रेजिस्टेंस होगा फाइनल वो बढ़ जाएगा। मैंने कहा कैसे, सुनिए इसको भी समझाते हैं। ये तो सही था, हमने देखा प्रैक्टिकल लाइफ में, ये था प्रैक्टिकल में। अल्फा की वैल्यू जीरो से थोड़ी सी बड़ी है, मैंने माना क्या, अल्फा की वैल्यू आपकी 0.0000000000000000029 मान लो इतनी। मैंने कहा R2 निकालते हैं, R2 आपने कहा R1 2 प्लस R1 2, अल्फा कितना है 0.00, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लो आपके 10 जीरो 6 जीरो लग रहे हैं। ये वैल्यू मैंने ये वैल्यू रख दी है यहाँ पर, ठीक है। अल्फा T2 माइनस T1, तो 40 माइनस 10 30। मैंने कहा निकालो 2 प्लस 2 का मल्टीप्लाई कर दो 30, और 29 की जगह मान लो ये 2 है, 2 है, सिर्फ मल्टीप्लाई करने में आसानी रहे। 30 का मल्टीप्लाई 2 में करो कितना आएगा 60, फिर इंटू 0.000000002। अब मैंने कहा देखो 2 प्लस 6 2 जा कितना होता है 12, 12 0.00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 0
जीरो 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 1 2। अब 2.0000000000001 2 को आप दो नहीं कह सकते क्या? क्योंकि ये जो हिस्सा है यह इतना छोटा है कि हम इसे नेग्लेक्ट कर देंगे। देखा जाए तो अल्फा की वैल्यू जीरो से थोड़ी सी बड़ी है, तो रियलिटी में देखा जाए तो रेजिस्टेंस होता है, वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, ठीक है। अब मैंने कहा इसका ग्राफ देखते हैं। इसका ग्राफ, इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लो आप।
आई होप दोस्तों नोट कर लिया होगा। आगे चलते ग्राफ देखते, ग्राफ रजिस्टिविटी में। अब देखो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो रजिस्टिविटी भी बढ़ती है ना, पता है ना आपको, बढ़ती है रजिस्टिविटी, क्योंकि रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी डायरेक्ट रिलेशन होता है। देखो ग्राफ देख लेते हैं। मैंने कहा आर बराबर, फॉर्मूला आता है ना आपको, रो एल अपॉन ए। आर थोड़ा सा बढ़ा, थोड़ा, तो रजिस्टिविटी भी बढ़ेगी, क्यों डायरेक्ट है, थोड़ी बढ़ेगी। सुनिए अब ग्राफ देखते हैं रजिस्टिविटी और टेम्परेचर। मैंने कहा ये बनाया ग्राफ। हेलो फ्रेंड्स, ये थी रजिस्टिविटी, ये थी रजिस्टिविटी, ये था टेम्परेचर। तो ग्राफ कैसे आता है, जो कोई भी मटेरियल होगा उसका कुछ ना कुछ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रजिस्टिविटी पहले से होगी। अब देखो वाई एक्सिस है, इस पे हम रजिस्टिविटी लिख रहे हैं, तो जीरो तो होगी नहीं, यहाँ पर जीरो है दोनों, 0,0, देखो जीरो, रजिस्टिविटी भी जीरो है, टेम्परेचर भी जीरो इस पॉइंट पे। मैंने कहा रजिस्टिविटी पहले से तो जीरो होती नहीं है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है हर मटेरियल के पास, और जो कुछ ना कुछ हर मटेरियल के पास अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होगा, वही रजिस्टिविटी है। मैंने कहा कुछ ना कुछ तो होती है। अलॉय में रजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें करंट तो सबसे कम फ्लो करता है। मैंने ऑर्डर बताया था रो का, कैसे, रो कंडक्टर सबसे छोटा, उसके बाद रो सेमी कंडक्टर, फिर उसके बाद रो एलॉय, बताया था मैंने। यानी इसमें सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी इसकी सबसे ज़्यादा, जितना ज़्यादा अपोज होगा करंट, करंट उतना कम फ्लो करेगा, ठीक है। तभी तो कंडक्टर बेस्ट थे, क्योंकि इनका रोल कम होता है। अब मैंने कहा पहले से इनका होगा कुछ ना कुछ, तो मान लो इनका रजिस्टिविटी हाई होता है, तो मान लो पहले इतना था, ये मैंने कुछ ना कुछ तो होगा, जीरो तो होगा नहीं, तो मैंने मान लिया ऐसे होगा, इस पॉइंट पर इसकी कुछ वैल्यू होगी इतनी, ठीक है, ये कुछ वैल्यू होगी, जीरो नहीं होगा। अब मैंने कहा टेम्परेचर बढ़ाने से वैसे देखा जाए तो प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जाए तो कोई चेंज नहीं आता रेजिस्टेंस में, पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस बढ़ता है ना, तो उससे थोड़ी सी रेजिस्टिविटी बढ़ी, थोड़ी सी। तो मैंने कहा इसको यहाँ से थोड़ा सा बढ़ते हुए दिखाएंगे। तो बढ़ते हुए कैसे दिखाते हैं, ऐसे ऊपर ले जाते हैं तभी तो दिखाते हैं बढ़ता है। अब देखो यहाँ से कैसे दिखाएंगे, ऐसे थोड़ा सा, ऐसे दिखा देंगे, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, समझ गए, समझ गए, समझ गए, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। अब देखो ये मैंने 2 पॉइंट ले लिए। मैंने कहा बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है आपका। मैंने कहा इस पॉइंट पे टेम्परेचर था इतना, मान लो ये था T1, तो रजिस्टिविटी होगी इसके सामने ρ1। अब देखो इस काली वाली लाइन से कितना रेजिस्टेंस हुआ, इतने से ग्राफ से समझ में आ रहा है, बहुत कम कम बढ़ रहा है। अब आगे गए T2 हो गया, पहले इतना टेम्परेचर था, अब बढ़ के इतना हो गया, वैल्यू बढ़ गई एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर। इस वाले पॉइंट पे ही रो देखते हैं। अब देखो ये ब्लू वाली डॉटेड लाइन देखो, और ये ऊपर वाली जो बनाई है, इनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस, यानी इतना सा बढ़ी, यानी इसको थोड़ा जूम करते हैं, इतना सा बढ़ा, इतना और बढ़ गया आपका, यानी बहुत कम कम बढ़ता है। अलॉय की बात कर ली, अलॉय की बात कर ली, इतनी बात हो गई हमारी, नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इस चैप्टर का, वह करने जा रहे हैं, वहां पढ़ने जा रहे हैं क्या, इसको भी ऊपर वाले को रफल लेते हैं। सुनिए पढ़ने जा रहे हैं क्या, कॉम्बिनेशन, किसका कॉम्बिनेशन, मैंने कहा रेजिस्टेंस का, कॉम्बिनेशन ऑफ, कॉम्बिनेशंस ऑफ रजिस्टर। देखता हूँ वीडियो में आ रहा है कि नहीं, आ रहा है, ठीक है। मैंने कहा कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पढ़ने वाले। अब देखिए कॉम्बिनेशन दो तरीके के होते हैं, पहला होता है पैरेलल यानी पैरेलल, और एक और होता है सीरीज। दो तरीके के कॉम्बिनेशन होते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब मैं पहले से आपको ओवरव्यू दे देता हूं, जिससे आपके दिमाग में रहे हम आगे करने क्या वाले हैं, ठीक है।
मैंने कहा जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें जो रजिस्टर लगे होते हैं, समझिएगा अभी मैं बताऊंगा पूरा अच्छे से। जो रजिस्टर होते हैं, RESISTOR रजिस्टर, कैसे रजिस्टर लाला, कैसे, सारे, ऑल रजिस्टर हैव सेम करंट, सेम आई की वैल्यू होगी। ऐसे ही ऑल रजिस्टर हैव डिफरेंट PD, पोटेंशियल डिफरेंस उनका अलग अलग होगा सीरीज में। सब समझाऊंगा, बिल्कुल A to Z समझ में आएगा, पर मैं आपको प्रीव्यू दे रहा हूँ जिससे कि आपको मालूम पड़ जाए करने क्या वाले। और जो नेट टोटल रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन करने के बाद आता है उसे टोटल रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और कह सकते हैं टोटल रेजिस्टेंस। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखो, पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट डिवाइड, इसमें आपके दो केस होते हैं। अगर मान लो रेजिस्टेंस अलग अलग है रजिस्टर के जो सीरीज में, इफ आर क्या है, रेजिस्टेंस इज ए डिफरेंट। और ऐसा हो सकता है कि सेम रेजिस्टेंस वाले रजिस्टर सीरीज में जुड़े हों, सेम रेजिस्टेंस वाले रजिस्टर, जैसे मान लो ये तीन रजिस्टर है, R1 R2 R3 सीरीज में जुड़े हुए हैं। इसका भी 2 ओम होगा, इसका भी 2 ओम होगा, इसका भी 2 ओम होगा, यानी इनके रेजिस्टेंस सेम होंगे, ऐसे मान लो। और डिफरेंट होंगे तो उस केस में भी बात करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड जरूर होगा, जो V की वैल्यू है वो पोटेंशियल डिफरेंस वो डिवाइड होगा, डिवाइड तो जरूर होगा। अगर रजिस्टरों के डिफरेंट हैं तो डिफरेंट पार्ट में टूटेगा, डिफरेंट पार्ट में डिवाइड होगा आपका। अगर आपका रेजिस्टेंस ऑल रजिस्टर के लिए सेम है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस टूटेंगे, वो बराबर हिस्सों में टूटेंगे। मान लो तीन रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हैं रजिस्टर और उनके रेजिस्टेंस सेम है R, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मान लो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V है तो वो V/3 पार्ट्स में टूट जाएगा। मैंने कहा ठीक है, इफ R इज सेम तो जो पोटेंशियल डिफरेंस के पार्ट हो जाएंगे इसमें डिफरेंट और इसमें हो जाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस सेम पार्ट हो जाएंगे। सीरीज की बात हो गई, अब पैरेलल की बात करते हैं। पैरेलल इतने अच्छे से समझा दूंगा कि दिमाग में बैठ जाएगा आपके, प्रूफ भी करेंगे प्रूफ। अब देखो, जो सीरीज होता है उसमें फॉर्मूला आता है नेट रेजिस्टेंस का या टोटल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। R इक्विवेलेंट लिखते हैं इसको, R1 + R2 R3 जितने भी दे रखे हो, Rn मान लो जितने भी दे रखे हो, ऐसे फॉर्मूला चलता है। अब बात करते हैं किसकी, पैरेलल की। तो पैरेलल में क्या होता है, इसमें रजिस्टर में सेम करंट होता है, इसमें नहीं होता। ऑल छोटे पॉइंट में लिख देता हूँ इसको, ठीक है। इसमें I इज नॉट सेम, फॉर ऑल रजिस्टर। दूसरा पॉइंट, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस के पार्ट होते हैं, टूटता है। ऐसे ही इसमें I होता है इज डिवाइडेड, I इज डिवाइडेड, I होता है वो भी टूटता है। अगर रेजिस्टेंस सेम है तो सेम हिस्सों में टूटेगा I, रेजिस्टेंस डिफरेंट है तो I डिफरेंट हिस्सों में टूटेगा। अगर मान लो तीन रजिस्टर पैरेलल में जुड़े हुए हैं, उनका रेजिस्टेंस सेम, मान लो 2 ओम 2 ओम 2 ओम, तो जो करंट उनमें डिवाइड होगी ना वो I/2 I/3 I/3 तीन रजिस्टर हैं, तीनों में करंट तीन हिस्सों में टूटेगी बराबर में, क्योंकि उनके रजिस्टर के रेजिस्टेंस सेम है। पर अगर डिफरेंट होंगे तो डिफरेंट करंट टूटेगा। तो I इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट। कंडीशन क्या है, डिफरेंट पार्ट में कब टूटेगा, व्हेन R
इज डिफरेंट, रजिस्टर के जो रेजिस्टेंस हैं आर वो डिफरेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट डिवाइडेड, इसमें करंट डिवाइड, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होगा, इसमें नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम फॉर ऑल रजिस्टर्स, पोटेंशियल डिफरेंस ऑल रजिस्टर्स के लिए सेम रहेगा। मैंने कहा अच्छे चल रहे, अच्छे चल रहे। अब जो इसमें एक फॉर्मूला आता है, ये तो इसका था, इसका इसमें देखो फॉर्मूला आता है आर इक्विवेलेंट का, कैसे आता है सुनिए। इसमें एक्चुअली ऐसे लिखते हैं 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, जितने रेजिस्टेंस हैं मान लो 1/N रेजिस्टेंस आ रहे हैं, ठीक है, उस पर ज़्यादा ध्यान मत देना। 1/R1 R2 R3 ऐसे 4-5 रेजिस्टेंस के आपको कॉम्बिनेशन आए, आ सकते हैं एन वाले भी। एक आध क्वेश्चन मुश्किल से आ जाए तो आ जाए। इसकी आईआईटी की बात नहीं कर रहे लाला, जेई एडवांस की बात नहीं, मेंस की बात नहीं, हम क्लास 12 की बात कर रहे हैं। सुनिए, मतलब पैरेलल में ये फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, सीरीज में ये फॉर्मूला, और ये ड्राइव करेंगे, आपको कैसे मालूम पड़ेगा कौन सा फॉर्मूले से ड्राइव होगा। मैंने कहा बिल्कुल अच्छे से ऐसे समझाऊंगा ना कि आपके दिमाग में आपको दोबारा रिवीजन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर डेरिवेशन के लिए भी आ जाता है, मान लो सीरीज कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला आपको ड्राइव करने आ जाता है पेपर में, या पैरेलल में ये वाला आ जाता है, क्वेश्चन करेंगे, बड़ा सिंपल है। 10th में आपने पढ़ रखा है, पर आपको कन्फ्यूजन होता होगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा आज के अंदर, गारंटी। इन फॉर्मूलों को दोनों के लिए, सीरीज और पैरेलल के फॉर्मूलों को डिराइव करने के लिए सिर्फ हमारे पास ओम्स लॉ से ही ड्राइव करेंगे। P बराबर आई आर से, ये जो ओम्स लॉ से ये जो फॉर्मूला निकल के आता है, इससे ड्राइव होगा, और देखते हैं आगे कैसे होगा ड्राइव। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, आई होप। इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं, आपको कॉम्बिनेशन करके दिखाता। पहले सिंपल से स्टार्ट करेंगे, फिर आगे लेवल बढ़ाते जाएंगे। एन वाले क्वेश्चन भी करेंगे, कुछ एन वाले क्वेश्चन भी करेंगे। मैंने कहा ये समझ में आया, आपने कहा अच्छे से आया, मैंने कहा नोट कर लो, आपने कहा कर लेते, हट जाता। आई होप आपने नोट कर लिए होंगे पॉइंट। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में सबसे पहले देखने जा रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। मैंने कहा बड़े अच्छे से समझ आऊंगा, आपको समझ में भी आएगा। मैंने कहा ये दो रजिस्टर हैं ए और बी पॉइंट के बीच में। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड R1 और R2 इन दोनों का रेजिस्टेंस। ये रजिस्टर R1 जिसका रेजिस्टेंस है R1, ये रजिस्टर R2 जिसका रेजिस्टेंस R2। रजिस्टर बोला, ये पहला रजिस्टर है, इसका R1 है, दूसरा है जिसका R2 है। ठीक है, कंफ्यूज आएगा मत। कह रहा है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। फटाफट फटाफट एक स्टेप लिखिए, स्टेप बता रहा हूँ कॉम्बिनेशन की, क्योंकि कैपेसिटेंस वाला चैप्टर मैंने नहीं करवाया है, उसको देखेंगे। अभी जो फिलहाल चल रहा है, आप जिस चैप्टर पे चल रहे होंगे, मुझे पता है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, उस हिसाब से देख रहे हैं। सुनिए, स्टेप 1 डालिए, जिन दो पॉइंटों के बीच में हमें इक्विवेलेंट या टोटल रेजिस्टेंस, अब टोटल रेजिस्टेंस को इक्विवेलेंट कहूंगा, समझ जाइएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके एक बना के उसका रेजिस्टेंस बताना। तो उन दो पॉइंटों से सबसे पहले क्या करो, एक बैटरी जोड़ लो। क्या करेंगे, एक बटरिया, प्यारी हमारी बटरिया जोड़ लेंगे, बटरिया हमारी प्यारी सी बटरिया जोड़ देंगे। अब मैंने कहा ये पॉजिटिव टर्मिनल वी ए से, यानी ए है, इसका पोटेंशियल कुछ ना कुछ होगा, पॉजिटिव हाई होगा एच पी, इसका होगा एल पी बी पॉइंट का, इसका वी बी होगा, और इसका वी ए होगा पोटेंशियल। और ये बैटरी है, इसका पोटेंशियल है डिफरेंस वी। वी क्या है, नाम पे फोकस करिए, ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है। कौन सा पोटेंशियल, क्योंकि जो हम अप्लाइड कर रहे हैं बैटरी, उसके अलावा और कोई दूसरा तो है नहीं यहाँ पर, तो यही टोटल है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। अब इस V का एक और नाम है, सुनिए, V की वैल्यू कितनी लिख सकता हूँ, VA माइनस VB, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक
वी है, और वी ए का कुछ पोटेंशियल है हाई पोटेंशियल पे, वी बी का कुछ पोटेंशियल है लो पोटेंशियल। इनके पोटेंशियल में कितना डिफरेंस है उससे कहा पोटेंशियल डिफरेंस या टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये होगा वी ए में से वी बी का घटा दो। अब देखिए एक बात है नोट करने वाली, जानी क्या कि पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा किन्हीं दो पॉइंटों के बीच में होता है, पर पोटेंशियल किसी एक पॉइंट का होता है। यहाँ पोटेंशियल है ए का तो वी ए कहा, बी का है तो वी बी कहा, पर इन दोनों का जो डिफरेंस है दो पॉइंट का जो बीच में जो डिफरेंस होता है वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उनके पोटेंशियल का जो डिफरेंस, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किन्हीं दो पॉइंटों का होगा पर पोटेंशियल सिर्फ एक पॉइंट का होता है। इसका ये इसका एक और तरीका है, इसी को लिख सकते हैं क्या, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, अब किसके बिटवीन है, किसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, ए और बी का, बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। समझ में आया? ठीक है। अब मैंने आपको बात बताई थी कि स्टेप लिखवा रहा हूं कॉम्बिनेशन के लिए, लिखिए। अब स्टेप 2, करंट निकालो पॉजिटिव टर्मिनल से, डाला पॉजिटिव टर्मिनल से आई करंट निकली। अब एक बात नोट में डाल लेना, जितना करंट पॉजिटिव से निकलेगा उतना ही नेगेटिव से एंटर करना चाहिए। देखते हैं एंटर कर रहा है कि नहीं। आई यहाँ से निकाला, यहाँ पर आई चला, इसके अंदर भी आई गया, फिर यहाँ भी आई गया, फिर यहाँ से भी आई निकला, फिर यहाँ से आई आया, फिर यहाँ से आई एंटर कर गया। देखो आई निकला था आई एंटर कर गया, आई निकला था आई एंटर कर गया, आई निकला यहाँ से, आई घुसा, आई इसमें भी घुस गया R2 में, फिर आई वापस आ गया। तो जितना करंट निकलेगा उतना ही नेगेटिव टर्मिनल से एंटर करना चाहिए। ठीक, दो बात समझ में आई। अब मैंने आपको क्या बताया, करंट सेम रहता है, सीरीज में है। सीरीज की यह पहचान है कि आई लाला क्या, आई इज सेम फॉर ऑल रजिस्टर, पर इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है वह सेम नहीं रहेगा। क्यों? इसका भी एक रीजन है, सुनिए। मैंने कहा क्या, जो V है वो पोटेंशियल डिफरेंस किन दो पॉइंट का है, आपने कहा एक ए का है एक बी, ए और बी के बीच में है। मैंने कहा ये बता सकते हो कि R1 का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या वो V होगा, आपने कहा होगा, मैंने कहा नहीं होगा। क्यों? देखिए ए और बी के बीच का है, पर जो रजिस्टर है इस R1 रजिस्टर का एक सिरा डायरेक्ट ए से कनेक्ट है, दूसरा सिरा क्या डायरेक्ट बी से कनेक्ट है, आपने कहा नहीं क्योंकि बीच में एक और रजिस्टर है। ऐसे ही R2 का एक सिरा बी से है पर एक सिरा डायरेक्ट ए से नहीं है, बीच में R1 रजिस्टर है। मैंने कहा एक पॉइंट डाल लो, यहाँ एक पॉइंट डालो, मान लो M डाला आपने, क्या डाला M। तो देखो लाला एक चीज समझ में आई कि जो R1 रजिस्टर है वो A पॉइंट से और M पॉइंट से कनेक्ट है, यानी ए और एम के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसे मैंने माना V1। ऐसे ही एम और बी के बीच में होगा, उसे माना V2। अब देखिए V1 का कोई नाम बता सकता है मेरे को, ये सब देख के, इतना हिस्सा देख के कोई नाम बता सकता है? आपने हाँ बिल्कुल, कैसे, एक ए है एक एम है, इसका पोटेंशियल V है तो इसका पोटेंशियल होगा Vm। आपने कहा V1 बराबर हो जाएगा VA माइनस VM। एक और नाम यहाँ से, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन किन, ये तो V था A और B के बीच, ये V था A और B के बीच। आपने कहा V1 किसके बीच है, मैंने कहा ये रहा, किन दोनों पॉइंट के बीच का है, A का और M का। मैंने कहा लिख दीजिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड M। ठीक है, इतनी बात क्लियर। ऐसे V2 का क्या नाम है, V2 को लिख सकते हैं क्या, M माइनस V, VM माइनस VB, VM माइनस VB। और इसका एक और नाम क्या हो, किन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, किन दोनों पॉइंट के, M और B का। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स आप लिख लेना, थोड़ी कम जगह है, M एंड B लिख देना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स M एंड B। एक बार देख लूँ आ रहा है कि नहीं, इसमें आ रहा है, ठीक है। इतना बात समझ में आया?
अब इस डायग्राम को एक बार एनालाइज करो अच्छे से। कैसे? दो रेजिस्टेंस जोड़े थे। स्टेप वन क्या था? जिन दो पॉइंटों के बीच में हमें टोटल रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो हमें क्या निकालना है? आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है हमें। आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। मैंने कहा जिन दो पॉइंटों के बीच में आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है, ने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उससे एक बैटरिया जोड़ो। बैटरिया को पोटेंशियल डिफरेंस लेट कर लो। किसी क्वेश्चन में दिया है तो वेल एंड गुड, नहीं दिया तो सुनिए। वैसे एक बात बताऊं, ये कॉम्बिनेशन वाला जो पार्ट है ना, आपके सिलेबस में है नहीं 12th में, पर आप आगे पेपर देंगे जेई मेंस वगैरह का, उसमें ये आता है, बड़ा आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बिना जो अगली यूनिट है वह भी नहीं पढ़ी जा सकती है। सुनिए, समझ में आएगा तो ही तो आप करेंगे। हमेशा एक बात याद रखिए, एक बात याद रखिए, यानी एक बात याद रखिए, क्या? कि कभी भी यह मत सोचो कि ये तो मेरे काम का नहीं, क्यों पढ़ूं इसको, सिलेबस में नहीं। आप अगर साइंस आपने ली है साइंस, आपका एक ही मकसद होना चाहिए कि मुझे नॉलेज प्राप्त करनी है, और नॉलेज प्राप्त करने के लिए जितना ज्ञान मेरे को चाहिए वह ज्ञान कम है। मुझे ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा अर्जित करना है चारों तरफ से। जितना ज़्यादा ज्ञान मेरे पास आएगा, उतनी ज़्यादा मेरी जो नॉलेज है, मेरा जो ज्ञान का भंडार है, ये माइंड है, उसमें उतना ही ज़्यादा स्टोर होगा, अच्छी अच्छी बातें स्टोर। जितनी अच्छी बातें स्टोर होंगी, किसी ने आपसे आगे पूछ लिया, बताइए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस या कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर आता है, आपने, एक लड़का है आपका दोस्त और एक आपने पढ़ लिया मेरे से अच्छे से, कोई आया रिश्तेदार का पापा IITN बोलता है, लला कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पढ़े हो? अब आपका दोस्त खड़ा है, आप खड़े हो, आपने मेरे से पढ़ा है, तो आप सीधा जानू, हाँ वो अंकल पढ़ा है हमने, बता क्या होता है? आपने बता दिया, आपका दोस्त जैसे। सिलेबस में नहीं था। अरे सिलेबस में नहीं था तो IIT कैसे क्लियर करोगे? हाँ, पढ़ना तो चाहिए था ना, मतलब उसे सुनने मिलेगी। यानी जब आपके पास टाइम है, सफिशिएंट टाइम, तो उसका यूज करिए। अरे कहाँ पर जाएंगे हम, कहाँ पर जाएंगे? करनी तो एक दिन सबको कुछ ना कुछ काम है, करना तो कुछ ना कुछ काम है, ये सब ज्ञान से। और उस ज्ञान को ऐसा बना लो, उस ज्ञान यानी उस ज्ञान से अपनी बुद्धि में ऐसा ज्ञान डालो कि उस ज्ञान को भी आप खोज के और छान के उसका रस निचोड़ पाए। यानी जो ज्ञान है आपके पास, मान लो ये सारा ज्ञान है, आप मुझसे सीख के इस ज्ञान को किसी और के पास भी ट्रांसफर कर सकते हैं, इससे भी सिंपलर वे में। तो ज्ञान को हमेशा सिंपलर वे में अपने ब्रेन में डालिए। मैं समझा रहा हूँ, इसमें भी कुछ सिंपल पॉइंट्स निकालिए कि ये पॉइंट्स और ऐड होते तो थोड़ा समझ में और आता है। बाकी तो कोशिश कर रहा हूँ मैं। सुनिए, R1 R2 दो पॉइंट हैं A और B, इसमें दोनों के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है, बैटरी जोड़ दी, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस नाम दिया। फिर V का एक और नाम है, जिन दो पॉइंटों से जुड़ा है उसका पोटेंशियल डिफरेंस ही होगा, और VA माइनस VB भी लिखते हैं। अब VA माइनस VB क्यों लिखते हैं इसको, मतलब हमें इसको लिखना जरूरी है, क्यों जरूरी है वो अभी आगे मालूम पड़ेगा, क्यों जरूरी है, क्यों लिखा, क्योंकि प्रूफ में बड़ा काम में आएगा जब प्रूफ करेंगे फॉर्मूला। अब मैंने क्या कहा कि आपको कंफ्यूजन होता है सीरीज और पैरेलल में कौन सा फॉर्मूले से ड्राइव होगा। मैंने कहा बिल्कुल सिंपल है। कैसे? सीरीज में करंट सेम रहता है, बट पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट फॉर ऑल रजिस्टर। कंडीशन क्या थी? व्हेन R इज डिफरेंट, R जब अलग अलग होगा तब टूटेगा अलग अलग हिस्सों में, R सेम होगा तो सेम हिस्सों में टूटेगा। सुनिए, जो डिवाइड हो उसी का फॉर्मूला लगाओ। स्टेप 3 लिखो, जो है डिवाइड हो, ये मैं आपको प्रूफ के लिए बता रहा हूँ। स्टेप 3 आप अलग से लिखिएगा, एक स्टेप 3 अलग से लिखिएगा, एक स्टेप 3 उसी में लिखना है आपको। जो बता रहा हूँ वह अलग से लिखना है, स्टेप करके लिख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट स्टेप 3 हटाओ, इंपॉर्टेंट स्टेप में लिखना, जो डिवाइड हो रहा है प्रूफ में उसी का फॉर्मूला लगेगा। मान लो कहीं आपको प्रूफ करने के लिए दे दिया सीरीज का, तो कैसे करेंगे? मैंने कहा I सेम है, इसमें भी I करंट जा रही है, इसमें भी I जा रही है,
पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं है, क्योंकि इसका एक पॉइंट ए से है पर बी से दूसरा नहीं है डायरेक्ट। ऐसे इसका एक पॉइंट बी से है, दूसरा ए से नहीं है डायरेक्ट, तो एम पॉइंट मान लिया। फिर नाम दे दिए V1 V2, जितने टुकड़ों में डिवाइड हुई। अब मैंने कहा जो डिवाइड हो रहा है सिर्फ उसका फॉर्मूला लगाइए और प्रूफ करते जाइए। किसका फॉर्मूला, कौन डिवाइड हो रहा है V, तो हमें पता है V बराबर आई आर, पता है ना आपको। अब मैंने कहा V टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। कौन सा, यहाँ लिख देते हैं V बराबर आई आर सीरीज में। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। अब मैंने कहा बिल्कुल सिंपल हो गया, अब आगे चलते हैं। मैंने कहा V1 की कोई वैल्यू बता सकता है मेरे को, V1 पोटेंशियल डिफरेंस किसका है। अब देखो V1 का एक और नाम हो सकता है यहाँ से, A और M के बीच में कौन है, R1, रजिस्टर R1। तो इसका जो A और M का जो पोटेंशियल डिफरेंस है V1, वह इस रजिस्टर का भी तो होगा, R1 रजिस्टर का भी तो यही पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि इसका एक पॉइंट A से एक पॉइंट डायरेक्ट M से। तो V1 क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर R1, ठीक है। अब R1 का तो V1 की वैल्यू लिखना चाहूँ इस फॉर्मूले से तो क्या होगी, अगर V1 किसका है, R1 का, तो सारी चीजें R1 की। नोट कर लो, ये फॉर्मूला लगाते हैं तो सारी चीजें उसकी आती हैं जिसकी वैल्यू, जिसके लिए किसी का भी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। मान लो हमें पोटेंशियल डिफरेंस V1 चाहिए, तो V1 किसका पोटेंशियल डिफरेंस है, R1 रजिस्टर का। तो सारी चीजें जो फॉर्मूले में लिखेंगे वो R1 की आएगी, R1 का ही रेजिस्टेंस आएगा, R1 का ही करंट आएगा, R1 का ही पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस R1 का कितना है, V1। करंट कितनी है, I, लिखा I। मैंने कहा रेजिस्टेंस कितना है कि R1, ठीक है। ऐसे V2 पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन पॉइंट M एंड B, और R2 रजिस्टर का एक पॉइंट डायरेक्ट M से है, एक पॉइंट डायरेक्ट B से है। M और B के बीच का V2 है पोटेंशियल डिफरेंस, तो R2 का भी होगा। यानी V2 का नाम लिखो, एक और लिख सकते हैं, V2 इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, किसके अक्रॉस है लाला, रजिस्टर R2, ठीक है। मैंने कहा बिल्कुल सही चल रहा है। इसकी वैल्यू लिखना चाहूँ V2 की, तो V2 किसका पोटेंशियल डिफरेंस है, आपने कहा R2 का, तो सारी चीजें R2 के इस फॉर्मूले में रख दीजिए, V बराबर आई आर। अब V बराबर आई आर क्यों, क्योंकि जो डिवाइड हो रहा है उसी का फॉर्मूला लगाते हैं, उससे डेरिवेशन हो जाता है। सुनिए V2, अब R2 की सारी चीजें, तो R2 का ही पोटेंशियल डिफरेंस V2, R2 का ही करंट कितना है I, रेजिस्टेंस रखेंगे। अब R2 का ही रेजिस्टेंस, R2 है रेजिस्टेंस। अब मैंने कहा क्या, V1 और V2 मेरे को मालूम पड़ गए। अब मैंने कहा सुनिए, आगे बढ़ने से पहले एक बात बताना चाहूंगा, ये जो V है दो हिस्सों में टूटा है, V1 और V2। तो मुझे पता है जो V टूटा है V1 प्लस V2 में, ये ऐसे ही तो है, जो V है वो इन दोनों के सम के बराबर होगा। अब आपने कहा आपको विश्वास नहीं हो रहा, मैंने कहा उस विश्वास दिलाने के लिए ही तो ये 2 पॉइंट ये लिखे हैं मैंने। आपने कहा ठीक है, V की वैल्यू क्या है, VA माइनस VB लिख दीजिए, VA माइनस VB। V1 की क्या है, VA माइनस VM, प्लस V2 की क्या है, VM माइनस VB। अब मैंने कहा VA माइनस VB कौन है, V। अब देखिए VA माइनस VM प्लस VM माइनस VB, माइनस माइनस कैंसिल हो गए ये वाले, VA माइनस VB, V बराबर VA माइनस VB, V बराबर VA माइनस VB। इससे प्रूफ करके लेके आया हूँ इसको, यानी जो ये V है ये V1 प्लस V2 के सम के बराबर होगा। ये इसको नोट कर लीजिएगा, रफ करता हूँ, यहाँ से डेरिवेशन करने में दिक्कत होगा, जगह कम पड़ जाएगा। सुनिए, मैंने कहा इतना समझ में आया आपको, आगे देखते हैं। अब मैंने कहा V की वैल्यू ये होती है V1 प्लस V2, मैंने कहा वैल्यू रखो इसमें सारी। अब जो V है, V टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी वैल्यू लिखना चाहूँ तो कितनी होगी, ये जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है V, इसकी वैल्यू क्या होगी,
तो देखो टोटल की चीज लिख रहे हैं, तो सारी चीज टोटल ही रेजिस्टेंस। मान लिया आर इक्विवेलेंट, इनको मिलाने के बाद रेजिस्टेंस आएगा जो आर इक्विवेलेंट। तो देखिए आई टोटल जो रेजिस्टेंस होगा वो आई होगा, क्योंकि जो सीरीज उसमें सेम रहता है। इन दोनों रेजिस्टेंस को I1 करंट जा रहा है R1 में, R2 में जा रहा है आई R1 में जा रहा है, आई ही R2 में जा रहा है। इन दोनों को जोड़ दूंगा तो एक रेजिस्टेंस बनेगा, जो टोटल रेजिस्टेंस है उसको आर इक्विवेलेंट कहा। जो रजिस्टर बनेगा उसका जो रेजिस्टेंस होगा, उस रजिस्टर में जो करंट जा रहा होगा, इसमें आई इनको जोड़ दिया तो उसमें कितना करंट जाएगा। आपने कहा 2i, मैंने कहा गलत। आपने कहा 2i, मैंने कहा गलत। कितना जाएगा i, क्यों i यहां से घुसेगा, i यहां से चलेगा, i यहां से चलेगा। अगर इनको एक कर दूंगा, ऐसे मान लो एक कर दिया, इन दोनों को जोड़ दिया, ये इन दोनों को पास ला के जोड़ दिया मैंने, पूरा जोड़ दिया, ठीक है। तो देखो ये वाला पॉइंट ए रहेगा, ये वाला बी रहेगा। यहाँ से आई करंट जा रहा था तो यहाँ आई होगा, यहाँ भी आई निकलेगा। समझ गए, करंट आपका सेम रहता है, टूटता उटता नहीं है, जुड़ता उड़ता नहीं है। तो आर इक्विवेलेंट में करंट कितना होगा आई। सारी चीज़ें टोटल रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो सारी चीज़ें टोटल की इस फॉर्मूले में। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा V, टोटल करंट आएगा। इस करंट का नाम भी सुन लीजिए, जो करंट हम निकालते हैं इसका नाम है टोटल करंट। टोटल करंट, टोटल रेजिस्टेंस कितना है आर इक्विवेलेंट। ये तीसरी क्वेश्चन, इसमें डाल दीजिए सारी। V की वैल्यू कितनी आई, I इंटू आर इक्विवेलेंट, V1 की I इंटू R1, V2 की I इंटू R2, I इंटू आर इक्विवेलेंट बराबर I दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ से R1 बचा, प्लस ब्रैकेट हटा लो यार सिंपल के लिए आपको, I कॉमन ले लिया, यहाँ से R1 बचा प्लस R2, I से I गए। आर इक्विवेलेंट का दादा आर इक्विवेलेंट क्या आ गया, R1 प्लस R2, जो भी हमें प्रूफ करना था। और पीछे मैंने आपको सीरीज और पैरेलल में फॉर्मूले बताए थे, प्रूव हो गया आ गया। पलटिए और देख लीजिए अपनी कॉपी में। मैंने कहा इतना सही चल रहा है, समझ में आया, डेरिवेशन अच्छे से क्लियर हुआ। इसके बाद देखेंगे पैरेलल का, अच्छे से क्लियर हुआ। कुछ भी डाउट रहा, कोई भी दिक्कत आई, पीछे से भी कोई प्रॉब्लम आई, कमेंट में लिख दीजिए जल्दी, अभी लिखिए। आप कमेंट में डालेंगे तो मुझे लगेगा कि मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, आप एकदम सीरियसली होके सुन रहे हैं। आपको कुछ डाउट आएगा वह हम क्लियर करेंगे। सुनिए एक और बार रिपीट करता हूँ, रिपीट। R1 R2 R3 भी होता है, 3 रजिस्टर भी हो सकते हैं, जितने भी उनका कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। अगर सीरीज में कर रहे हैं, 2 पॉइंट हैं ए और बी, उनके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है या टोटल रेजिस्टेंस पूछ रहा है। मैंने कहा बैटरी जोड़ लो उन दोनों पॉइंटों से, फिर पोटेंशियल डिफरेंस नाम दे दो, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जिन दोनों पॉइंटों के बीच में जोड़ा है। ऐसे वैल्यू लिखेंगे V बराबर VA माइनस VB, और उसका नाम दे देंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट, जिन दोनों पॉइंटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, जिन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। फिर जितने रजिस्टर हैं उतने पार्ट्स में तोड़ लो, क्यों और पॉइंट डालते जाना, बीच में पॉइंट डालना मत भूलना, ठीक है। अब V1 में तोड़ा, एक रजिस्टर है R1 तो उसके बीच V1 तोड़ा, A और M के बीच में पॉइंट में, तो पोटेंशियल डिफरेंस V1 कितना होगा, VA माइनस VM, और किन दोनों पॉइंटों के बीच का है, A और M के बीच का है। A और M के बीच में एक रजिस्टर लगा है R1, तो इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस V1 होगा, यानी V1 का नाम हो गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड M, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर R1, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर R1। ऐसे इसका नाम दे देंगे V2 का। फिर ये प्रूफ बता रहा हूँ, आगे क्वेश्चन करेंगे इसी से होंगे। फिर मैंने कहा V1 V2 और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस में V बराबर IR का फॉर्मूला लगाइए।
आपने कहा अच्छे से लग गया फॉर्मूला, ठीक है ठीक है। अब मैंने कहा आगे देखते हैं, आगे आगे क्या, v बराबर v1 प्लस वी टू प्रूफ कर दिया मैंने, अभी ये वैल्यू रखी। मैंने कहा इसमें वैल्यू रखो, v की वैल्यू रखी, रख दिया आपने। सारी चीज़ें टोटल की हैं तो सारी चीज़ें टोटल, v1 है तो r1 का पोटेंशियल डिफरेंस सारी चीज़ r1 की, v2 r2 का पोटेंशियल डिफरेंस सारी चीज़ r2 की। फॉर्मूला लगाया, हैंस प्रूफ। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा, बड़े अच्छे से क्लियर हुआ। आगे चलूं, आगे चलूं, ठीक है। सीरीज का देख लिया हमने, किसका, सीरीज का देख लिया। अब पैरेलल का देखते हैं, पैरेलल पैरेलल रफ करता हूं इसको, आगे चलते हैं, सुनिए। आगे जो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन देखने जा रहे हैं उसमें सीरीज का उल्टा होता है जस्ट। कैसे, इसमें क्या डिवाइड हो रहा था आपको, पोटेंशियल डिफरेंस। उसमें क्या डिवाइड नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें क्या सेम रहता है, करंट। उसमें क्या सेम नहीं रहेगा, करंट। ऐसे चलेगा तो, समझ रहे हो, ऐसे खेलांगे होने वाला है। अब अलग खेल चलेगा थोड़ा सा, क्योंकि कॉम्बिनेशन भी अलग अलग है तो फॉर्मूले भी अलग आएंगे, मेथड भी अलग होगा, पर दो तीन पॉइंट सिमिलर होंगे। सुनिए, बात करने जा रहे हैं पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करने जा रहे हैं। मैंने कहा इसे समझने से पहले डायग्राम तो बना लें। आपने कहा ये तो एक R1 रजिस्टर है, ये R2 रजिस्टर है, पैरेलल में जुड़े हैं, ये पैरेलल में जुड़े हैं। आपने कहा ए और बी के बीच में मुझे बता दो आर इक्विवेलेंट, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, चिंग चंग चोंग, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, चाइनीज स्टाइल। सुनिए, मैंने कहा पहला स्टेप क्या, जिन पॉइंटों से पूछे, जिन पॉइंटों के बीच में पूछे, अब जल्दी बिना देरी करे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दो, या बटरिया हमारी प्यारी, अब बटरिया जोड़ दो। क्या लाला, बटरिया जोड़ दो, उन दोनों पॉइंट से बटरिया जोड़ दो। बटरिया जोड़ दिया आपने, इसका नाम दे दो फटाफट फटाफट, क्या वी, क्या है वी, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। आपने कहा हाँ बिल्कुल अच्छे से आ गया, छू छंग छू। मैंने कहा आगे बढ़ते हैं, सुनिए। ये R1 रजिस्टर था, ये R2। अब मैंने कहा मेरे को एक बात बताओ, दोस्त मेरे को एक बात बताओ, R1 का एक पॉइंट डायरेक्ट ए से है या नहीं। आपने कहा है, कैसे, ये देखो ये दिख रहा है। फिर आपने कहा R1 का डायरेक्ट एक दूसरा कुन्ना बी से है या नहीं। आपने कहा बिल्कुल, देखो है बी से। ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, ये वायर है, वायर, और ये बटरिया है। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना विनोद, देख रहा है विनोद, समझ रहा है ना विनोद। सुनिए, R1 का एक पॉइंट ए से डायरेक्ट, R1 का एक पॉइंट बी से डायरेक्ट, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है V, यानी V बराबर वी ए माइनस वी बी, और इसका नाम दे सकते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। V का एक और नाम है क्या, अब देखो ये आपके नजरिए का खेल है कि आप मेरी बातों को गौर से सुन रहे थे कि नहीं। मैंने कहा इसका एक पॉइंट डायरेक्ट ए से है, एक बी से, ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस है बी, तो इस R1 का भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, सही समझे भी, तो इसका नाम क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। किसके अक्रॉस है ये, R1 के। मैंने कहा देखो एक और चीज मुझे दिख रही है, क्या, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2। आपने कहा कैसे हो गया, ना देखो R2 का एक सिरा डायरेक्ट ए से कनेक्ट है, एक बी से, और ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है V, तो R2 डायरेक्ट इन दोनों पॉइंटों के बीच में जुड़ा है, तो इसका ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा V। आपने कहा बिल्कुल अच्छे से चल रहा है। मैंने कहा क्या, दूसरा दूसरा मैंने क्या बात बताया था, अब पॉजिटिव टर्मिनल से निकालो करंट। इस करंट का नाम क्या होगा जानी, अब टोटल करंट होगा लाला, टोटल।
करंट निकला यहाँ से, अच्छा वाला चल रहा था करंट, अच्छा वाला चल रहा था करंट, बहुत ही अच्छे से चल रहा था। यहाँ तक आ पाया कि उसने देखा अरे दो रास्ते हैं, दो, एक इधर है एक नीचे। तो करंट ने बोला चलो दो हिस्सों में टूट जाते हैं और आगे जाके मिलते हैं। तो इसने अपने दो हिस्से तोड़वा लिए, बोले कि हमने अपनी हजामत बनवा ली। I1 में टूटा और I2। जहां पर भी करंट डिवाइड हो, जितने पार्टों में डिवाइड हो, तुरंत उसका फॉर्मूला लिखो क्या, I बराबर I1 प्लस I2। I तो टूटा है लाला, आई तो टूटा है, आई टूटा है ना, जितने पार्टों में टूटा है I1 प्लस I2 बराबर आई हो जाएगा। मैंने कहा I1 यहाँ से चल रहा है, I1 यहाँ से आया यहाँ तक, I2 निकला, I2 आ रहा है यहाँ से, ये दोनों यहाँ पर आके मीट कर जाएंगे, मीट कर जाएंगे। तो यहाँ जाके मीट करेंगे तो कितना हो जाएगा, I2 आ रहा है, I1 आ रहा है, कितना हो जाएगा I, और फिर I यहाँ से निकला, I बन के निकला और I बन के नेगेटिव टर्मिनल से घुस गया। तो जितना करंट निकला उतना घुस गया, यानी हमने सब कुछ सही बनाया। अब देखो एक और बात, जहां जहां पॉइंट स्टेप नंबर 3 या 4 में जो लिखना है आपको लिखिए कि जहां जहां करंट टूटे या जुड़े, टूटे या मीट करे आगे, वहां आपको डॉटेड बनाने हैं, डॉट लिख लीजिएगा, डॉट बनाने हैं। इन डॉट का यूज हमें क्वेश्चन में देखेंगे। मैंने कहा बना लिए, ठीक है। यहाँ से आई निकला, आई दो हिस्सों में टूटा, I1 I2, यानी करंट भाग में टूट गया, दो भागों में। अगर रेजिस्टेंस R1 का R होता, R2 का R होता, तो ये I दो भागों में इक्वल टूटता। कैसे, यहाँ I/2, अरे I को दो हिस्सों में तोड़ो, I/2 प्लस I/2, विश्वास नहीं है इनको जोड़ो, एलसीएम लो, दो से दो I प्लस I, 2I/2, आई आ गया ना, यानी I/2 में करंट टूट जाएगा अगर इक्वल होंगे तो, पर इसमें इक्वल नहीं है, रेजिस्टेंस मैंने R1 और R2 मानी। मैंने कहा बिल्कुल ठीक चल रही है, ठीक है। अब ये बताओ, मैंने आपसे बोला था फॉर्मूला क्या आएगा पोटेंशियल डिफरेंस में, तो पैरेलल वाले कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला क्या आता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का आपने कहा 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। इसमें दो रजिस्टर है तो R1 प्लस R2 ऐसे आए। आपने कहा प्रूफ करना है आपको, मैंने कहा आ जाओ। पूछा मैंने, फॉर्मूला लगाते हैं कौन सा, V बराबर IR। अब इस फॉर्मूले में से उसकी वैल्यू लिखते हैं जो डिवाइड हो रहा है। इस केस में करंट डिवाइड हो रहा है तो करंट की वैल्यू निकालो, I बराबर V/R। तो इस वाले केस में इस फॉर्मूले से ड्राइव करेंगे क्या, I बराबर V/R, यह फॉर्मूला लगेगा। जो डिवाइड होता है हमेशा प्रूफ में उसी का फॉर्मूला लगाते हैं। सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हुआ तो V बराबर I, और इसमें करंट हुआ तो I बराबर V/R। सुनिए, I1 करंट है R1 रजिस्टर में, I2 करंट है R2 रजिस्टर में। मैंने कहा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें करंट हमेशा डिवाइड होती है, पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, देखो इसका भी V है, इसका भी V है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। V क्यों है, V क्यों है मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब I1 I2 करंट है, I1 और I2 की वैल्यू लिखते हैं। तो देखिए नाउ हमें बताएं जब हम I1 लिख रहे हैं, I1 करंट कौन से रजिस्टर का है, R1 में, तो सारी चीजें R1 की, R1 का ही रेजिस्टेंस, R1 का ही करंट, R1 का ही पोटेंशियल डिफरेंस। I बराबर V क्या पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V, रेजिस्टेंस R1 है। पहली इक्वेशन तैयार जनाब, ठीक है। ऐसे ही I2 की वैल्यू लिख लोगे आप, I2 करंट किसमें है, R2 रजिस्टर में, पोटेंशियल डिफरेंस R2 का कितना है V, रेजिस्टेंस कितना है R2 का R2। दूसरी इक्वेशन तैयार हो गई। अब जितने हिस्सों में टूट रहा है उनकी वैल्यू निकालो और जो टोटल है उसकी वैल्यू लिखो। टोटल करंट कितना है, आपने कहा I है, मैंने कहा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, ये I किसका है, टोटल जो रेजिस्टेंस आने वाला है इन दोनों को कंबाइन करके उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसकी करंट होगी टोटल। मैंने कहा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V लिखा हुआ है, डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस कितना आने वाला है R इक्विवेलेंट या टोटल रेजिस्टेंस। तीसरी इक्वेशन प्राप्त हुई हमें। इतना आपको समझ में आया। मैंने कहा अब क्या रह गया है, बचा ही क्या है, हमें पता है करंट
आई बराबर I1 प्लस I2, इसमें पुट कर दीजिए। तो आई की वैल्यू यहाँ से आई की वैल्यू रखिए, यहाँ से क्या है आई की वैल्यू V अपॉन आर इक्विवेलेंट, V अपॉन आर इक्विवेलेंट बराबर I1 की क्या है वैल्यू V अपॉन R1, I2 की वैल्यू क्या है V अपॉन R2। मैंने कहा V ऊपर से कॉमन दिख रहा है मेरे को, तो कॉमन ले लूँ। कॉमन लिया कैसे, V अपॉन आर इक्विवेलेंट बराबर V कॉमन ले लिया, तो क्या बचा अंदर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। V से V गए, तो अब फाइनली क्या आया 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट बराबर, यहाँ से V, ये V कट गए, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। क्या लाना था हमें, यही लाना था क्या, नहीं यही लाना था यार। देखो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R2। समझ में आया, ये पैरेलल का हो गया कॉम्बिनेशन का। अब सुनो, इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। और अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, फॉर श्योर आपको मजा आ रहा होगा, इसलिए आप यहाँ तक देख रहे हैं। तो आई हैव हम्बल रिक्वेस्ट फॉर यू ऑल दैट यू मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको मेरी नई नई वीडियो प्राप्त हो। ठीक है, आगे चलते हैं। इतना समझ में आया आपको, बिल्कुल अच्छे से क्लियर है ना, कहीं पर डाउट नहीं, ठीक है। अगर आपको डाउट नहीं है ना, आपको अच्छे से क्लियर हुआ। अब मैंने आपसे पता क्या कहा, आप सुनिए। मैंने कहा क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, आपने कहा करेंगे क्वेश्चन, मैंने कहा बिल्कुल। तो क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आया अच्छे से, आगे बढ़ा जाए, रफ करते हैं। आप मेरे को बता सकते हैं, अगर आपको इंग्लिश का कोई चैप्टर पढ़ना है तो उसके लिए भी आप मुझे बता सकते हैं। सुनिए अच्छे से, सुनिएगा अच्छे से अच्छे से अच्छे से। अब क्वेश्चन देखने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पे। आपने कहा बिल्कुल अच्छे से कहानी चल रही है, मैंने भी कहा कहानी अच्छे से चल रही है बिल्कुल। तो जो क्वेश्चन है वो अगले लेक्चर में देखेंगे, नहीं तो लेक्चर बड़ा हो जाएगा लाला, लेक्चर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। पर जाने से पहले आपको दो क्वेश्चन तो करा ही जाऊं, सिंपल सिंपल। ए पॉइंट बी है, ए पॉइंट ए है, इन दोनों के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है, R1 है, इसकी वैल्यू है 2 ओम, ये R2 है, इसकी वैल्यू है 6 ओम, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, इसकी वैल्यू 3 ओम मान लो, ठीक है। मैंने कहा ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता दो मुझे, सीरीज में जोड़ना है। सीरीज अभी हमें नहीं पता सीरीज में या पैरेलल में, पहले जिन दो पॉइंटों से करना है उनके बीच में बट लिया। करंट सेम रहेगी तो सीरीज में, करंट डिफरेंट हो जाएगी तो पैरेलल में। मैंने कहा ये प्लस है ये माइनस है, यहाँ से आई करंट निकाला, यहाँ पर आई गया, यहाँ पर भी आई, यहाँ पर भी आई, फिर यहाँ से आई निकला, आई घुस गया, जितना निकला उतना घुसा दिया करंट इसमें। करंट सेम है, यानी ये सीरीज में है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो फॉर्मूला क्या होता है आर इक्विवेलेंट का, आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है R1 प्लस R2। मैंने कहा बिल्कुल सही चल रहे हैं, बिल्कुल सही चल रहा है। सिंस, अब लैंग्वेज लिखेंगे, वी नो आई इज सेम फॉर R1 रजिस्टर एंड R2, सो R1 एंड R2 आर इन कौन से कॉम्बिनेशन, आर इन सीरीज, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज में तो वैल्यू पुट करो, आर इक्विवेलेंट कितना आने वाला है, R1 की वैल्यू 3 ओम प्लस R2 की वैल्यू 6 ओम, 6 और 3 9 ओम। समझ में आया,
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। क्वेश्चन करेंगे, अभी तो मैं आपको समझाने के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ कि ये 2 क्वेश्चन है। सीरीज वाला देखा, सेम यही क्वेश्चन है, सेम यही, बस इसको अब पैरेलल में जोड़ेंगे इन दोनों रजिस्टर्स को। यही रजिस्टर है दोनों, इनको पैरेलल में जोड़ेंगे। क्वेश्चन में दिया नहीं होगा सीरीज में है पैरेलल में है, आपको बैटरी जोड़ के मालूम करना पड़ेगा। अब मैंने कहा वही 2 रजिस्टर हैं, ऐसे क्वेश्चन दे दिया आपको। ए पॉइंट है, यह बी पॉइंट है। ये R1 रजिस्टर है जिसका 3 ओम है रेजिस्टेंस। ये R2 है जिसका 6 ओम है रेजिस्टेंस। मैंने कहा बिल्कुल नहीं चल रही। मैंने कहा आर इक्विवेलेंट को, मैंने नहीं क्वेश्चन ने कहा, पर कह तो मैं ही रहा हूँ। ठीक है, आर इक्विवेलेंट बता दो बिटवीन पॉइंट सी एंड बी। सबसे पहला काम, बैटरी का लो नाम। प्यारी बैटरिया को हमेशा याद रखना, बहुत ही हेल्प करती है हमारी। करंट निकाला, करंट आया यहाँ से आई, यहाँ आके आई 2 हिस्सों में टूटा, कितने में, I1 माना, I2। तुरंत लिखें क्या, तुरंत लिखें तत्काल में, I1 प्लस I2। भूले ना, भूले ना, इनको लिखना भूले ना। I1 आया ना यहाँ से, I2 यहाँ से, पॉइंट बना लिया जहाँ पर टूटे, ऐसे ही शू पॉइंट बनाया, यहाँ पर I करंट आ गया। I1 आ रहा था, I2 जुड़ के कितना हो जाएंगे, I, और यहाँ से फिर I करंट निकला, नेगेटिव से घुस गया, जितना निकला था उतना हमने एंटर करा दिया। इतना क्लियर, यानी करंट जितना घुसा था उतना ही, वो जितना निकला था उतना ही हमने एंटर करा दिया। तो ये डायग्राम बिल्कुल अच्छे से हमने सीख लिया। अब हमें कैसे मालूम पड़े पैरेलल में सीरीज में। मैंने कहा देखो, इसका पोटेंशियल डिफरेंस है V, ए और बी का है, इन दोनों का, ये दोनों एक पॉइंट ए से है, एक पॉइंट बी, इसका भी एक पॉइंट ए से बी, इन दोनों का भी सेम पोटेंशियल डिफरेंस है। करंट दिख रहा है हमें, टूट रहा है, साफ साफ दिख रहा है। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या फॉर्मूला होता है, 1/R इक्विवेलेंट चिंग चंग छुंग 1/R1 प्लस चिंग चंग छुंग 1/R2 चिंग चंग छुंग। ये फॉर्मूला होता है पैरेलल में। ठीक है, मैंने कहा बिल्कुल अच्छे से चल रहा है। फॉर्मूला लगा डाला, लाइफ जिंगा लगा, 1/R इक्विवेलेंट बराबर R1 कितना है, बड़े 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 सब सुनिए ध्यान से। R1 कितना है, 3, प्लस सर R2 कितना है, 6। मैंने कहा एलसीएम लो 6, 3 से 2 2, 6 से 1 1, कितना आया 3/6। ये वैल्यू किसकी चल रही, 1/R इक्विवेलेंट की। 3 से ये 2 बार 1/2 आया, किसकी वैल्यू आई, 1/R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट नहीं, 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू आई 1/2। तो इसको इधर, इसको इधर, R इक्विवेलेंट कितना आ गया, इसको उल्टा कर लो, इसको उल्टा कर लो, R इक्विवेलेंट कितना आ गया, 2 ओम। पहले कितना आया था, सीरीज में था जब 2 + 3 करा था, वो 3 + 6 करा था, कितना आया था, 9 ओम। अब ये बताओ, एक बच्चा है, एक बच्चा है, उसके पास 2 रजिस्टर हैं, एक है R3, एक है R1, जिसका एक बच्चा है, मैं हूं एक बच्चा, उस पर 2 रजिस्टर हैं। नीला वाला है छोटा, 3 ओम का रजिस्टर, ये है 6 का। मैंने कहा इन दोनों रजिस्टर को कौन से कॉम्बिनेशन में जोड़ूं कि मुझे इन, जो ये 3 ओम है, ये 6 ओम, इससे भी ज़्यादा रेजिस्टेंस मिल जाए, इससे भी ज़्यादा और बड़ा रेजिस्टेंस आए इनकी वैल्यू से। तो मैं एक बच्चा हूं, मैंने कहा कैसे जोड़ूं, मैंने कहा सीरीज में जोड़ देता हूं ऐसे करके। सीरीज में कितना आएगा, 9। देखो पहले ये रजिस्टर था 3, ये 6, यानी R1 कितना था, 3, R2 कितना था, 6। तो जो R इक्विवेलेंट आएगा
वो R1 से भी बड़ा होगा लाला, R2 से भी बड़ा होगा। पॉइंट लिख दीजिए फटाफट उन स्टेप्स के नीचे। सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सीरीज कॉम्बिनेशन कौन सा कॉम्बिनेशन है जिसमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस हम फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लो मैं वही बच्चा हूँ, सेम रेजिस्टेंस है 3 ओम 6 ओम, कैसन जोड़ूं उसको, कैसन जोड़ूं इसको कि मुझे 3 ओम और 6 ओम से भी छोटा रेजिस्टेंस हो जाए, मिनिमाइज हो जाए रेजिस्टेंस। आपने कहा भाई साहब क्या भाई साहब, मैंने कहा पैरेलल में जोड़ दो। पैरेलल में आपने जोड़ दिया ऐसे करके, पैरेलल में जोड़ दिया, दिख रहा है पैरेलल, वायर कनेक्ट है ऐसे, लो वायर बना दी। ये पैरेलल में कनेक्ट कर दिया मैंने, 3 ओम 6 ओम, तो पैरेलल में कितना आ रहा है 2 ओम, यानी 3 ओम 6 ओम को ऐसे जोड़ने पे इनसे भी छोटी वैल्यू आ रही है। तो पैरेलल में क्या होता है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो हमेशा छोटा होगा, जितने भी रेजिस्टेंस हम जोड़ रहे हैं, R1 से भी R2 से भी छोटा। यानी अगर हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑब्टेन करना है, 2 या 3 या कितने भी रजिस्टरों को जोड़ के मैक्सिमम हमें ऑब्टेन करना है, तो उसके लिए हमें सीरीज कॉम्बिनेशन प्रेफर करते हैं। और 2 3 4 5 अनंत कितने भी रजिस्टरों को जोड़ के मुझे मिनिमम रेजिस्टेंस चाहिए, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन। आई होप ये लेक्चर आपके दिल में बस गया होगा, दिमाग में बस गया होगा, और आपको इसको अपने जहन में उतार लेना है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। और आप चाहते हो कि मैं क्वेश्चन कराऊं पूरे चैप्टर का, ना कि इसी पार्ट का, इसको भी कराऊं और क्वेश्चन भी कराऊं पूरे चैप्टर से, तो कमेंट करेंगे तभी क्वेश्चन होंगे। आपको कमेंट करने होंगे, क्योंकि मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि आप चाहते हो कि नहीं। आप अगर कहोगे क्वेश्चन कराओ तो बिल्कुल कराए जाएंगे। अगर आप क्वेश्चन करोगे, डाउट भी होंगे, डाउट कमेंट करिए कौन सी बुक है, या फिर आप इंस्टाग्राम का, चलो इंस्टाग्राम पे इंस्टाग्राम के अकाउंट खोल लूँगा, उस पर आप मेरे को मैसेज में अपना बता सकते हैं। ठीक है, तो कैसा रहा आज का लेक्चर, समझ में आया ना आपको, बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। ठीक है, तो दोस्तों सुनो मेरी बात, जितने भी लड़के लड़कियां मेरे को देख रहे हैं, मेरी पूरी कोशिश थी आज की आपको अच्छे से क्लियर करने की। आई होप आपको आ रहा है ना समझ में, बिल्कुल क्लियर है ना अच्छे से। ठीक है, तो सुनो, आपको मैं एक बात बताऊं, जैसे आपके न्यूमेरिकल्स नहीं हो रहे हैं फिजिक्स के, तो मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में स्टार्टिंग में बताया था आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। अब मेरे 2 3 फ्रेंड हैं, छोटे फ्रेंड हैं मेरे से, वह कह रहे थे मेरे से, मतलब बच्चे हैं छोटे हैं, वो कह रहे थे दिक्कत हो रही बड़ी क्वेश्चन है। मैंने कहा एग्जाम्पल सॉल्व करें, उन्होंने कहा बिल्कुल। मैंने कहा थ्योरी रिवाइज करें, बिल्कुल। फॉर्मूले, बिल्कुल। क्वेश्चन कितने हो रहे हैं 100 में से कितने परसेंट हो रहे हैं, उन्होंने कहा कि 50% तो हो रहे क्वेश्चन, 50 नहीं। मैंने कहा 50% हो रहे हैं, उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा उससे पहले कितने हो रहे थे, कि उससे पहले तो 10 या 5% हो रहे थे, हमें आ ही नहीं रहे थे। मैंने कहा मैंने जो बताया उससे आ रहे, हाँ आ रहे। फिर मैंने उन्हें एक बोनस टिप और दी, बहुत ही अच्छी बोनस टिप दी, कि मैक्सिमम 70 से 80% क्वेश्चन सॉल्व 90% तक सॉल्व हो जाएंगे। कैसे कैसे मैंने उनसे कहा जो तुमने करा थ्योरी फॉर्मूले जो भी आपने एग्जाम्पल सॉल्व करे, उन्हीं सबको एक और बार मेरे कहने से कर लो। उन्होंने कर ली। अगले दिन मालूम क्या हुआ, मेरे से आके कहते हैं भैया आप कह रहे थे कि 70-80% हो गए, हमारे 100 में से 95% क्वेश्चन जा रहे हैं सही। मैंने कहा एक लाइन हमेशा याद रखना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। करत करत अभ्यास, अभ्यास जितनी बार करोगे उतना ही अच्छा आपका
आपका माइंड सेट हो जाएगा उस कार्य के लिए। उस कार्य में आपकी एफिशिएंसी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप जितना जितना काम जितना अच्छे से, जितना एक्यूरेटली पहले नहीं कर पा रहे थे, अब आप उससे भी ज़्यादा एक्यूरेट वे में, उससे भी ज़्यादा लीनियर एकदम होके, एकदम शांत माइंड से उस काम को और जल्दी निपटा पाएंगे। तो एक बात गौर करिएगा, क्या कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको प्रैक्टिस करते रहना है और मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टाटा बाय बाय।